हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी फ्रेंड्स का यूपीएससी वाला बुनियाद में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटी के एनसीईआरटी आपका चल रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, है ना। एंड इस बुक में हम बात करेंगे आज इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव्स की, चुनाव और प्रतिनिधित्व की, ठीक है। लेकिन चुनाव और प्रतिनिधित्व को शुरू करने से पहले, इलेक्शन को शुरू करने से पहले आप सभी के कुछ जो कमेंट्स है जो आपके लास्ट वीडियोस में थे उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी की भी जो बात है वह पहुंचना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, लास्ट जो आपका वीडियो था कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, है ना, जो आपका चैप्टर 1 था, चैप्टर 1 जो था व्हाई एंड हाउ, यहां पर मैंने आपको कुछ जो क्वेश्चन है वह दिए थे और उस क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने अच्छे आंसर्स लिखे हैं। लेकिन उस अच्छे आंसर्स के पहले मैं आप सभी के कुछ कमेंट्स लूंगी। कुछ बच्चों ने यहाँ पर कमेंट्स किया है कि मैम ऐसे स्टूडेंट जो कि 24 एंड 25 में देने वाले हैं, 24 एंड 25 में देने वाले हैं, उन सभी बच्चों को चूंकि स्लो चल रहा है, आप सभी के लिए काफी ये कंसर्न दिखाया है। ये मैसेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आया है, इस वजह से मुझे ये मैसेज पढ़ना पड़ रहा है बच्चों, ठीक है। कि आप सभी ने कहा कि मैम इस आपके जो नोट्स है वह प्रॉपर बनते जाए। वो बच्चा जो ये वाला प्रीलिम्स नहीं अटेम्प्ट कर रहा है यूपीएससी का 28 में 2023 को और 24 एंड 25 के लिए सोच रहा है, उसके लिए कैसे बेसिक जो है वह स्ट्रांग होगा। तो बच्चों, आपको जो पढ़ाया जा रहा है विश्वास रखो, ठीक है। आपका कुछ भी स्किप नहीं किया जा रहा है, सारी चीजों को मैं एकदम बेसिक से लेके चल रही हूं, आपका कुछ भी स्किप नहीं हुआ है। इवन ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको केवल एक बार जाननी चाहिए वो हमने 2 टाइम्स पढ़ी है, बिकॉज ऑफ मैंने उस सेम जैसे आज हम इलेक्शन की बात करेंगे तो क्लास 9 में भी इसको कंप्लीट किया था एंड 11 में भी अभी कंप्लीट कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी थी कि केवल एक बार ही इसको कंप्लीट करते हैं ना, ऐसा भी हो सकता था। बट ऐसा स्टूडेंट, ऐसा बच्चा जिसने शुरुआत की है उसको समझ में नहीं आता, बेसिक के साथ स्टैंडर्ड समझ में नहीं आता, सो बेसिक अलग पढ़ लिया था। तो आपका जो मेन कंसर्न है कि मैम नोट्स हमारे बनते जाए, है ना, कुछ भी स्किप ना करें, तो कुछ भी स्किप नहीं हो रहा है बच्चों। क्लास 11th का जो आपका पॉलिटिकल थ्योरी के जो 3 चैप्टर्स मैंने आपके छोड़े हैं, ठीक है, और हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आ गए हैं। मैंने बताया था कि रिवीजन क्लास में हम वहां से कवर करेंगे एंड जो उसमें डेवलपमेंट वाला चैप्टर है वो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले में मिक्स करके कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आपको उसमें परेशान नहीं होना है। और हाँ, क्लास 12 के जो आपके पॉलिटी के एनसीईआरटी है वो हम मेंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए उसमें मैटर कम है। सो अभी हम उसको आगे कवर कर लेंगे। अगर आप 24-25 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 4 महीने बाद या 3 महीने बाद आप उन किताबों को पढ़ लेना। अभी थोड़ा सा हम पीटी ओरिएंटेड के हिसाब से भी पढ़ेंगे ताकि ये जो क्लासेस है सभी के लिए वैल्यूएबल हो, ठीक है। चिंता मत करो, आपका जो बेसिक है वो उतना ही स्ट्रांग रहेगा, कुछ भी वीक नहीं होगा, क्योंकि बुनियाद बैच में आप सभी को यही शुरुआत में कहा गया था एंड हमारा उद्देश्य भी यही है बच्चों कि आप सभी का जो बेसिक है, ऐसा बच्चा जिसने शुरुआत की है, ठीक है, आपके जो पिलर्स है वह बहुत स्ट्रांग होंगे। किसने किया था? ये नियोन, चलिए ठीक है। एंड प्रत्यक्ष श्रीवास्तव, मैंने सभी बच्चों से पूछा था कि ऐसा बताओ कि ऐसे कौन से प्रोविजन है जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, दैट्स व्हाई वहां पर पार्लियामेंट की सुपरमेसी है। और 4 ऐसे रीजंस मैंने आप सभी को बताए थे, इन्होंने अच्छे से लिखे, वेरी गुड। जुडिशियल रिव्यू, है ना, क्योंकि अगर जुडिशियल रिव्यू हो गया तो फिर कहां पर सुपरमेसी रही, कैंसिल किया जा सकता था उसको। सेपरेशन ऑफ पावर, चूंकि अलग अलग, जुडिशरी का काम अलग और आपका लेजिस्लेटिव एंड आपका जो एग्जीक्यूटिव उसका काम अलग अलग है, और इस वजह से सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से कोई भी एक जो अथॉरिटी है उसके पास वो मोनोपोली नहीं दिखा सकती, ठीक है। तो यहां पर भी ठीक है ये। एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सारी बातें पहले से लिखी हुई हैं, सो सुपरमेसी नहीं हो सकती। एंड बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन जो कि इंडिया में है और ये ब्रिटेन में नहीं है ना, सो दैट्स व्हाई दीज आर द रीजन व्हाई सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया एंड इन इंडिया देयर सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात लिखी है आपने। अरे भाई, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट, नहीं 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 भाई, आपको याद रखना है कि इंडिया में सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, सुपरमेसी कॉन्स्टिट्यूशन तो है, ठीक है। चलो, साथ ही रिया, आपका भी मैसेज देखा है, आपका भी कुछ ऐसा ही कंसर्न था बच्चों, ठीक है, अच्छी बात है। सो अच्छा, 2025 के एस्पिरेंट लाइफ आपने लिखा है कि ये जो बेसिक है वह सारा कंप्लीट, तो अरे 2025 तक तो जाने कितनी बार हो चुका होगा, ठीक है। कई तरीके से आप सभी का बेसिक जो है वह कंप्लीट करवा दिया जाएगा, डोंट वरी बच्चों। बस अभी ये हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का कंसर्न है कि मैम एक ही वीडियो लेकर चलो, एक वीडियो में एक चैप्टर लेकर चलो, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब आप बेसिक पढ़ चुके हैं बच्चों। जब हम पढ़ चुके होते हैं ना तब हमें जरूरत होती है हम थोड़ा सा और जाने, अब ज्यादा पढ़ने की आदत डालो। तो अब आपको, जैसे कि मैंने कहा कि मैराथन सेशन देकर 1 से 2 चैप्टर जो है हम एक साथ कवर कर लेंगे, 3 चैप्टर से एक साथ कवर कर लेंगे, तो उसमें आपकी एक समझ अच्छी बन पाएगी और आप बैठ के एक साथ बैठ के पढ़ पाओगे। 4 घंटे 5 घंटे का जो वीडियो है उसके साथ आप बैठ के पढ़ लो,
ठीक है, 2 बार में वो वीडियो आप फिनिश कर लेना। तो यहाँ मेरा भी तो वर्क बढ़ रहा है ना बच्चों, तो आपको भी उतना करना होगा ताकि आप सभी जो है वह सिलेबस को टाइम से कवर कर पाए। अगर आप ये सोचोगे कि एक दिन में एक ही टॉपिक करेंगे और जबकि बेसिक आपका मैं 2 महीने से पढ़ा रही हूँ, तो हमें नेक्स्ट टॉपिक भी तो, नेक्स्ट सब्जेक्ट भी तो शुरू करना है ना। नेक्स्ट वीक से आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी या हिस्ट्री शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वह चाह रहे हैं कि ज्योग्राफी शुरू हो। ठीक है, देखते हैं, पता चल जाएगा आपको नेक्स्ट वीक। सौरभ पांडे, आपने अच्छा आंसर लिखा है कि संविधान जो है केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं है, बल्कि ऐसी सरकार बनाने की एक मोरल हमारी प्रतिबद्धता है जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों का जो आश्वासन है उसको पूरा करेगी। और इन्होंने बताया कि प्रस्तावना में इन आदर्शों को एकदम बहुत बेस्ट तरीके से इसको समराइज किया गया है, ब्रीफ किया गया है। जैसे कि उद्देश्य प्रस्ताव में हमें रिपब्लिक है ना, या फिर फंडामेंटल जो राइट्स है, या फिर अस्पृश्यता को हटाना। ठीक है, अगर हम कानून की नजर में समानता की बात करें, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बिल्कुल सही लिखा है आपने, वेरी गुड है ना। वयस्क मताधिकार, तो इन्होंने देखो बहुत अच्छा आंसर लिखा है आपने, वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड। आपने वो सभी जो पॉइंट्स हैं वो कवर किए हैं जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था, है ना, कि एक ऐसी नैतिक प्रतिबद्धता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो मूल्य थे उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपनाएगा, ये बात इसमें पूछी गई थी। बिल्कुल सही लिखा है आपने, वेरी गुड है ना। चलो, बाकी सारे बच्चों ने हिस्ट्री के, अच्छा किसी स्टूडेंट्स ने हिस्ट्री के लिए भी किया है, कोशिश करेंगे, देखते हैं हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम शुरू करेंगे। चलो, तो आप सभी के कमेंट्स कंसीडर किए जाते हैं, आपको पता चल गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपका चैप्टर 4 होगा उसमें चैप्टर 2 के क्वेश्चंस चेक किए जाएंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन की, जब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। अच्छा, कोशिश करेंगे, कितने बच्चे चाहते हैं कि इन तीनों को मैं एक साथ करा दूं? आपका हो सकता है 4 घंटे का क्लास हो, बट इस 4 आवर में आप ये तीनों एक बार पढ़ चुके हैं बच्चों। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी आप पढ़ चुके हैं इसका बेसिक। अब अगर हमें फास्ट जाना हो, हम कर सकते हैं क्या ऐसा, है ना, बताइएगा। देखो, फेडरलिज्म है, लोकल गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड द फिलॉसफी ऑफ, इन दोनों को भी एक साथ कर सकते हैं। तो आपके हो सकता है बेस्ट पॉसिबिलिटीज है कि हम 3 वीडियोज में इसको खत्म कर दें, फिर हम ज्योग्राफी को शुरू करें, हिस्ट्री को शुरू करें। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, एक बार हम पढ़ चुके हैं, क्लास 9 में ये सारी बातें पढ़ चुके हैं। हाँ, बट वहां पे थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था, यहाँ पे कुछ चीजें हम एडवांस पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी तक आपने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं सुना, आपने प्रोपोर्शनल सिस्टम नहीं सुना, ये सारी चीजें आज बताएंगे हम, है ना, ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, राइट टू कॉन्टेस्ट, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। कुछ बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में भी। अब कुछ बातें यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अंतर हो जाता है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये आपका बताता है चुनाव और लोकतंत्र। ठीक है, इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, क्या जरूरत है एक लोकतंत्र में चुनाव कराने की, क्या बिना चुनाव के काम नहीं चल सकता? इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, भारत में जो चुनाव व्यवस्था है वह क्या है, कैसी व्यवस्था की गई है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब सर्वाधिक वोट से जो जीत गया, है ना, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली कहा जाता है इसको हिंदी में। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। ये दोनों आपको बहुत प्योरिटी से समझने हैं इस चैप्टर में कि आखिर ये सिस्टम क्या है। और इंडिया में, अगर हम इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, इलेक्शन में हम कहां पर इस चीज को अपनाते हैं। ठीक है, व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द एफपीटीपी, क्यों, अगर हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो इसको क्यों अपनाया, क्यों हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को नहीं अपना लिया। रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण किया जाता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या है, आपके मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज पढ़ चुके हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में भी जान चुके हैं, चुनाव सुधार भी पढ़ चुके हैं। कुछ चीजों को शॉर्ट में बताऊंगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसके पहले मैं एक क्वेश्चन बताती हूं आपको और एक टॉपिक जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि एक लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्यों है, एक लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में इलेक्शन की नीड क्यों है, फर्स्ट। सेकंड है, कैन वी होल्ड इलेक्शन विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी, क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है। तो लोकतंत्र और चुनाव, चुनाव और लोकतंत्र, ये दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक कैसे हैं। ठीक है, देखो बच्चों, हमने आपको पता है कि डेमोक्रेसी के 2 फॉर्म, डेमोक्रेसी 2 तरीके से हो सकती है ना। डेमोक्रेसी जो है वह 2 तरीके से हो सकती है, एक तो है आपका डायरेक्ट, एक तो है आपका डायरेक्ट एंड दूसरा है बच्चों आपका इनडायरेक्ट। हमने कौन सा फॉर्म अपनाया, समझ गए होंगे, है ना, हमने इनडायरेक्ट फॉर्म को अपनाया। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हमने अपनाया, क्योंकि इतने विशाल भूभाग में, इतने बड़े देश में ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो है वह डायरेक्ट रिप्रेजेंट करे, डायरेक्ट जो पार्टिसिपेट है वह करे
किसी भी पर्टिकुलर लॉ, किसी भी पर्टिकुलर पॉलिसी में। तो यहां पर बच्चों चूंकि हमने इनडायरेक्ट फॉर्म को अपनाया है, तो यहां पर हम किसी ना किसी को तो चुनेंगे ना जो हमारे लिए आगे जाके लॉ मेकिंग का काम करेगा। तो यहां पर हमने क्या किया, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अपने जो प्रतिनिधि हैं, इसको हमने चुन लिया। ठीक है, अब ये जाके हमारे लिए आगे लॉ मेकिंग करेगा। और ये जो पूरी प्रोसेस है ये कैसे चुनी जाएगी, तो इसी के लिए तो हमें इलेक्शन चाहिए। दैट्स व्हाई इलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। बस इसीलिए हमें इलेक्शन चाहिए। ठीक है, अब सेकंड बात आती है कि क्या चुनाव जो है, लोकतंत्र के बिना चुनाव हो सकता है? हो सकता है। कई ऐसे देश है जिन्होंने लोकतंत्र को नहीं अपनाया, लेकिन चुनाव व्यवस्था को तो अपनाया, क्योंकि शासक को चुनने के लिए किसी ना किसी को आप चुनोगे ना, भले उसका कोई भी तरीका हो सकता है। 4 लोग मिलकर ये कह दे कि ये शासक होगा आज से, ठीक है, लोगों से आपने नहीं पूछा, फिर भी आपका एक इलेक्शन प्रोसीजर तो है कि नहीं है? डेफिनेटली है। तो बिना लोकतंत्र के भी चुनाव हो सकता है। लेकिन अगर हम इन इंडिया की बात करें, चूंकि इंडिया ने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया है और ऐसे में बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं हमारे इलेक्शन, हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस की, जो कि हमारे यहाँ के इलेक्शंस को, इंडिया के इलेक्शंस को डेमोक्रेटाइज करती है, लोकतंत्रात्मक तरीके से प्रेजेंट करती है। ठीक है, सो कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन? नहीं, डेमोक्रेसी में इलेक्शन के बिना डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। ठीक है, एंड इलेक्शंस की अगर हम बात करें कि एक डेमोक्रेसी की बिना इलेक्शन जरूर पॉसिबल है। तो यहां पर 2 क्वेश्चंस के आंसर हमने देख लिए कि चूंकि एक जो व्यक्ति है वह खुद जाके सीधा पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता, सो दैट्स व्हाई हमने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव से जो है वह इलेक्ट कर लिया। अब इसके इलेक्शन के कई तरीके हो सकते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मेन मैटर करता है कि इंडिया ने कौन सा तरीका अपनाया, भारत ने कौन सा तरीका अपनाया इलेक्टोरल प्रोसीजर के लिए। ठीक है, अब देखो बच्चों कि अगर हम बात करें नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की, तो कुछ ऐसे भी देश है जो कि नॉन डेमोक्रेटिक है। ठीक है, लेकिन वो कोशिश ये करते हैं कि वो लोकतंत्र तो नहीं है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि हम दिखे लोकतंत्र, हम दिखे कि जो लोकतंत्र है, हमारे लोगों की बातें सुनी जाती, ताकि हमारे एक जो विरोध है वह ना हो। ठीक है, जो विरोध है, जो नंबर ऑफ लोगों जो हमारा विरोध करेंगे, हम उस चीज से बच जाए, तो वो दिखने की कोशिश करते हैं डेमोक्रेटिक, बट वो होते नहीं है। सो बेसिकली बच्चों सभी देशों के संविधान में इस चीज के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, और अगर कहीं नहीं किया गया है तो कहीं और से रूल्स बना लिए गए हैं, कोई एक्ट वैक्ट बना के, कि किस तरीके से जो यहां पर इलेक्शन है वह किए जाएंगे। और देखो अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें कुछ बात के आंसर्स देता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देता है। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें बच्चों, तो है ना, तो यहां पर कुछ बेसिक रूल्स बना दिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ बेसिक जो रूल्स है बच्चों ये बना दिए गए। फॉर एग्जाम्पल कि हु इज एलिजिबल टू वोट, हु इज एलिजिबल टू वोट। ठीक है, वोट कौन देने के लिए योग्य है, हु इज एलिजिबल टू वोट, एंड कॉन्टेक्स्ट कौन चुनाव लड़ सकता है, और इसके अलावा कौन इसका सुपरविजन करेगा। तो ये सारी बातें, इन सारी बातों के जो आंसर हैं वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिए गए हैं। और साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान किया गया है कि हमारे यहाँ का जो इलेक्शन है वह फ्री एंड फेयर हो, और साथ ही साथ बच्चों फेयर रिप्रेजेंटेशन भी रहे, सभी लोगों का जो प्रतिनिधित्व है वह सुनिश्चित किया जा सके, हर एक वर्ग का। तो ये 2 काम भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। क्लियर है? तो ये इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी की बात हो गई। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो जरा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी is one where the citizen directly participate in day-to-day decision making in the running of the government. सरकार के दिन प्रतिदिन के कार्यों में सीधी या प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। बट जानते हो इस तरह का लोकतंत्र कहाँ पॉसिबल है? अगर मान लो आप लोग चार व्यक्ति हैं, तो 4 लोगों से तो पूछकर कोई एक डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन वही डिसीजन अगर आपको 400 लोगों से लेना हो और उसके बाद अगर आपको उस पर कुछ फाइनलाइज करना हो, तब तो प्रॉब्लम हो गई। तब तो प्रॉब्लम। इससे अच्छा क्या है कि वो जो 4 लोग हैं वो अपने आपस में 100 लोगों को बांट ले, अपना अपना कंसेंट जो है वह बना ले, और उसके बाद 4 लोग मिलकर डिसाइड कर ले। ये आसान तरीका हो गया। तो बच्चों अगर मान लो संख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो स्विट्जरलैंड जैसा छोटा देश है ना, स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करें तो ऐसे स्विस जैसा जो छोटा देश है, जिसका छोटा भूभाग है, कम जनसंख्या, वहां पर तो आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी को जो है वह बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली चल सकते हैं। बट इंडिया जैसे देश में नहीं कर सकते, जहां पर अब 140-150 करोड़ हो गए। तो यहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी बिल्कुल सही है। सेकंड इज द मेथड टू फॉलो चूज
These representative is referred to as an elections, कि हम अपने इन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए अपनाई जाने वाली जो एक मेथड है उसको हम चुनाव कहते हैं। आपको करेक्ट आंसर बताना था। क्या लग रहा है, कोई गलत है इसमें? नहीं, कोई भी गलत नहीं है, सब ठीक है। ठीक है, तो हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्यों नहीं अपनाया? इंडिया ने, ये सोचने वाला विषय है ना। अगर हमें अपने यहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी अप्लाई करनी हो, आपको क्या लगता है होगा, नहीं होगा? डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या इंडिया में हो सकता है? आपको क्या लगता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है ना? नहीं हो सकता। ठीक है, ज्यादातर अगर आप इसके प्लस माइनस के पॉइंट्स देखें कि भाई इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या इसमें नहीं हो सकता, तब आप देखेंगे कि इस तरफ आपका झुकाव ज्यादा होगा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में नहीं हो सकती। ठीक है, चलो आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस? अगर हम एक लोकतंत्रात्मक चुनाव की बात करें तो उसकी क्या विशेषताएं होंगी? 4 स्टेटमेंट है। एवरीवन शुड हैव राइट टू वोट एंड एवरी वोट मस्ट हैव इक्वल वैल्यू। Candidate should free to contest the election. Election should be held regularly and the candidate preferred by a party should get elected. 4 बातें लिखी है। सभी को वोट देने का अधिकार है, हर वोट का समान मूल्य है, उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, चुनाव नियमित हो और पार्टी द्वारा पसंद किए गए उम्मीदवार को निर्वाचित होना चाहिए। एक डेमोक्रेसी में बच्चों, डेमोक्रेसी में लोगों की मान्यता है ना? डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लोगों की मान्यता है। इसका मतलब क्या होता है कि लोग, जो व्यक्ति है, जो पीपल्स है, वह इलेक्ट करते हैं कौन शासक होगा। तो यहां पर पार्टी के द्वारा पसंद किया हुआ उम्मीदवार चुना जाना चाहिए, लोगों के द्वारा पसंद किया। पार्टी तो 4 लोगों को खड़ा कर रही है, बट कौन, किसे पसंद हम करेंगे, हम किसे वोट देंगे, वो चीज मैटर करेगी। तो कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पार्टी नहीं, कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल। ठीक है, बाकी तो 3 बातें हैं, वह बिल्कुल सही लिखी है कि डेमोक्रेसी में जरूरी है कि नियमित रूप पर चुनाव होते रहे। ऐसा नहीं कि एक चुनाव आज हुआ है फिर 15 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सभी चुनाव लड़ने के लिए, वोट देने के लिए स्वतंत्र है और एक वोट का, एक व्यक्ति का एक वोट होगा और इस एक वोट का इक्वल वैल्यू होगा सभी के लिए। डजंट मैटर कि वह कौन सा जेंडर से है, डजंट मैटर कि वह पुअर है या रिच है। तो यहां पर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये गलत है, पार्टी नहीं, लोगों के द्वारा, और ये तीनों सही हो गए। समझ में आ रहा बच्चों? चलो अब हम आगे चलेंगे और देखो इलेक्शंस की नीड क्या है, क्योंकि हमने देख लिया इलेक्शंस की नीड इसलिए होती है ताकि हम अपने उम्मीदवार को चुन सके जो हमारे लिए लॉ मेकिंग का काम करेगा। तो नेसेसरी बिकॉज हम डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, नेसेसरली बिकॉज ऑफ लॉ मेकिंग के लिए आपको कोई एक अथॉरिटी चाहिए और लॉ मेकिंग के लिए ये जो अथॉरिटी है, ठीक है, वो हम किसी को दे देते हैं और ये अथॉरिटी हम दे रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। और अगर ये रिप्रेजेंटेटिव चाहता है कि नेक्स्ट टाइम आप हमको री इलेक्ट करें तो इसे लोगों की जो चॉइस के मुद्दे हैं उसको उठा के सॉल्व करना पड़ता है। और एक इलेक्शन डेमोक्रेटिक तब होगा जब वहां पर रेगुलरली बेसिक पर चुनाव होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, लोगों ने जिसको चुना है वही जीतेगा, है ना? लोग चाहते हैं जिसको वही जीतेगा, जिसको वोट दिया है वही जीतेगा। ये कुछ ऐसे प्रोविजन है जो कि ये बताते हैं कि इलेक्शन। चलो अब हम चलते हैं भारत में चुनाव व्यवस्था। भारत की चुनाव व्यवस्था आखिर किस तरीके की? आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, आपके लिए होमवर्क में एक छोटा सा काम है। ऐसा तो नहीं कि फोन चलाते नहीं होंगे, है ना? आप सभी चलाते होंगे, खूब रील्स स्क्रॉल करते होंगे, तो एक बार निर्वाचन आयोग की वेबसाइट आपको देखनी है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आप अगर वेबसाइट देखेंगे आपको वहां पर गैलरी में एंड बाकी सारी चीजों में बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये पिक वही की है। ठीक है, इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जो लोग हैं वह जाके ईवीएम पर अपना जो वोट है वह दर्ज करा रहे हैं। तो बच्चों अगर हम इंडिया की बात करें कि भारत की चुनाव व्यवस्था कैसी है, तो लास्ट क्लास 9 में जो इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक थी उसमें हमने समझा था, इलेक्टोरल प्रोसीजर वाला जो चैप्टर था, कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वह कुछ चरणों से गुजरता है। सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, ऐसा एक क्षेत्र जो है उसको चुनाव कर लेते हैं और हमने एक देश को कई भागों में बांट दिया और यहां से इसे निर्वाचन क्षेत्र कह दिया। बेसिकली निर्वाचन क्षेत्रों को सीट कहा जाता है। ठीक है, आम भाषा में सीट कहा जाता है। जैसे कि आप किसी पार्टी से आप सामान्यतः देखेंगे कि जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उन्हें जानकारी नहीं है हमारे संविधान की कि सरकार किसे कहते हैं। वो किसी पार्टी को ही सरकार कह देते कि अच्छा इस भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इसकी सरकार है, मतलब ठीक है, पार्टी को ही वो सरकार मान लेते हैं। बस ठीक उसी तरीके से किसकी कहां से सीट आई है, कौन सी सीट है, और इसे ही टेक्निकली हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि देश को
इलेक्शन के उद्देश्य से कई भागों में बांट देना और एक क्षेत्र से हम एक प्रत्याशी को चुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा के लिए हमने ऐसे 543 जो निर्वाचन क्षेत्र है वह बना लिए। अब देखो बच्चों 543 निर्वाचन क्षेत्र तो हमने बना लिए, बट हमें जरूरत होती है कि समाज में कुछ ऐसा भी तबका है जो सबके समान आके चुनाव नहीं लड़ सकता, उसके लिए हमने कुछ चीजें रिजर्व कर दी, या फिर कुछ ऐसे क्षेत्र इसमें थे जहां SC ST OBC का जो परसेंटेज है वह ज्यादा था, हमने वहां पर उसको एक एक सीट दे दी, क्योंकि ज्यादातर लोगों का प्रतिनिधित्व वहां पे वही ग्रुप कर रहा था, वही कम्युनिटी कर रही थी। सो हमने उसे आरक्षित कर दिया कि यहां से केवल SC ST लड़ेंगे, OBC लड़ेंगे, और इसे ही रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा। सबसे पहले हमने क्या किया, एक निर्वाचन क्षेत्र जो है एक पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया। फॉर एग्जांपल जैसे लोकसभा के लिए हमने 543, अब उन निर्वाचन क्षेत्रों में से हमने कुछ कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को रिजर्व कर दिया किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। सेकंड, थर्ड हमने क्या किया, एक पूरी वोटर लिस्ट बना दी। अब ये हमें देखना है कि कौन वोट देगा। वोटर लिस्ट हमने बनाई कि अच्छा ये लोग वोट देंगे। हमने देखा कि 18 वर्ष से ज्यादा के जो भी है उनके पास वोटर ID करा देते हैं और ये जो है जाकर वोट देंगे, ठीक है। लेकिन वोट देंगे, अब देखो वोट देने वाले तय हो गए, तो भाई वोट लेगा कौन, किसको दोगे, तो उसके लिए आपके पास कोई कैंडिडेट होना चाहिए, कोई प्रत्याशी होना चाहिए। तो यहां पर नामांकन होता है प्रत्याशियों का, ठीक है। प्रत्याशी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे, एंड देन उसके बाद आप देखते हैं कि ये इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे कि हम आएंगे तो ये काम करेंगे, हमारी सत्ता आएगी, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, पावर में आएगी, हम आपको ये काम करके देंगे, ये चेंज करके देंगे, रिफॉर्म करके देंगे। इस तरीके से इलेक्शन कैंपेन, आप जिससे प्रभावित उसको जाके वोट दोगे। लास्ट में पोलिंग होगा, काउंटिंग ऑफ वोट होगा, है ना। जो जीतेगा फिर वह सरकार बनाएगा, जो जीतेगा वह सरकार बनाएगा, ये आपका इलेक्शन हो गया। तो यहां पर ये भारत में चुनाव व्यवस्था है। अब देखो बच्चों, अब इंपॉर्टेंट जानते हो क्या है, सारी बातें जो है ये हम पढ़ चुके हैं, इलेक्शन है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। चुनाव व्यवस्था हमने समझ ली थी, इसलिए यहां पर कुछ नहीं लिखवा रही हूं। अब हम चलते हैं जो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें दो बातों को समझना है, दो इलेक्शन की प्रणालियों को समझना है। वन इज FPTP, है ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। आप सोचेंगे आपको पता तो है, आप सभी जानते भी हैं कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा, ठीक है। ये चीज आप जानते हो ना, बस यही इसी की टेक्निकली हम कहते हैं FPTP सिस्टम, है ना, फर्स्ट पास द पोस्ट, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली। जिसे फॉर एग्जाम्पल नव भारत टाइम्स का ये न्यूज है जिसमें लिखा है पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत, ठीक है, 3/4 बहुमत। और यहां पर ये जो न्यूज है ना बच्चों 3/4 बहुमत वाली, तो ये जो न्यूज है 1984 के लोकसभा इलेक्शन की है। 1984 का कौन सा चुनाव हुआ था ये लोकसभा का, तो 1984 के लोकसभा इलेक्शन का ये कटिंग है। ये बताता है बच्चों कि कांग्रेस जो है 543 टोटल निर्वाचन आयोग है ना, सॉरी माफ कीजिएगा, निर्वाचन क्षेत्र है ना। तो लोकसभा के लिए बच्चों ये हमारी निर्वाचन क्षेत्र हो गए, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र हमारी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गए। और इस 543 में से जो कांग्रेस जीती थी वह थी 415, ठीक है। तो यहां पर देखो कि इसको लगभग जानते हो कितने 80% जो सीट है, 80% सीट मिली थी। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन जानते हो कि ये इसे जो 415 सीट मिली थी कितने लोगों ने वोट किया था। सब लोग वोट नहीं करते, आपको भी पता है बच्चों, केवल 48% वोटिंग हुई थी, 48% वोटिंग हुई थी। और अगर हम ये देखें कि कम से कम पूरे देश में 50 या 50% प्लस 1%, 51% तो लोग ऐसे हो जो कि किसी एक पार्टी की सरकार चाहते हैं, हम उसे ही सीट ज्यादा देंगे, वही हमारे लिए गवर्नमेंट बनेगी, है ना, उसी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन हमने ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं बनाया, हमने देखा कि बस ठीक है 80% सीट मिल गई, भले 48% लोगों ने वोट किया। तो मेन सिस्टम यही है कि FPTP का मतलब है कि जो जीता वही सिकंदर, ठीक है। जो जीत गया डजंट मैटर कि कितने लोगों ने वोट किया। तो भले ही 48% वोटिंग हुई हो बच्चों, लेकिन उसके बाद भी 80% सीट जो है वह कांग्रेस को मिल गई थी, कांग्रेस विजेता है। यही सिस्टम है हमारे FPTP का, ठीक है, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली। अब आगे देखो, इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम ये देखेंगे इसमें कि ये एक ऐसा सिस्टम है whoever
इसका ना एक दो लाइंस लिख लो बच्चों। एफपीटीपी की अगर हम बात करेंगे तो ये एक ऐसा सिस्टम है whoever has more votes than all of other candidate, बाकी प्रत्याशियों से जिसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे बस वही जीत जाएगा। कैंडिडेट्स है ना, इज डिक्लेयर इलेक्टेड, वही घोषित किया जाएगा कि भाई यही जो है वह चुना गया है जिसको कि बाकी लोगों से, बाकी कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिल जाएंगे। यही एफपीटीपी का सिस्टम है, ठीक है, यानी मेजोरिटी ऑफ वोट, यानी कि बच्चों मेजोरिटी ऑफ वोट जिसको मिला है, मेजोरिटी ऑफ वोट जिसको मिला है वह हमारे यहाँ इलेक्टेड घोषित किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एफपीटीपी सिस्टम, और ये बात भी याद रखना कि इंडिया में इसी सिस्टम को अपनाया गया है। केवल एक ही सिस्टम हो सकता है क्या इलेक्शन का? और भी तो दूसरे हो सकते हैं ना, बस वही दूसरा अब हम पढ़ना है। और ये जो दूसरा सिस्टम है बच्चों, ये है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो इसका मतलब क्या है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो होगा ना प्रोपोर्शनल में। फॉर एग्जाम्पल हम इजराइल की बात करें, अब इजराइल में जो मेथड अपनाई जाती है वो मेथड इंडिया के जैसी नहीं है। वहां पर जो कैंडिडेट जिसको इलेक्ट किया जाना है वो मेथड इंडिया जैसी नहीं है, उसमें कुछ कुछ चेंजेस है, ठीक है। अब देखो वो चेंज क्या है। तो बच्चों यहां पर देखो इजराइल में जिस प्रोसेस को अपनाया गया है एक डिफरेंट सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम ऑफ इलेक्शन, ठीक है, डिफरेंट सिस्टम ऑफ इलेक्शन। और बच्चों इसमें जानते हो क्या किया जा रहा है, इसमें मान लीजिए किसी एक पार्टी को जितने परसेंट ऑफ वोट्स मिल रहे हैं ना, जितने परसेंट ऑफ वोट्स मिल रहे हैं उसी के अनुपात में, मतलब वोट्स के अनुपात में ही सीट दी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर 100 सीट है और आपको 50% वोट मिला तो यहां पर आपको इसकी 50% सीट यानी 50 सीट जो है वह दी जाएगी, ठीक है। ये जो तरीका है वह इजराइल में अपनाया जाता है, नीदरलैंड में अपनाया जाता है, इंडिया में नहीं अपनाया जाता। इंडिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, वहां एफपीटीपी चलता है। तो बच्चों यहां पर जो पर्टिकुलर पार्टी है ना, इस पार्टी के लिए जो वोट के अनुपात में हम देखेंगे, ठीक है, वोट के अनुपात की अगर हम बात करें तो यहीं पर इन्हें जो सीट है वह दी जाएगी। तो किसी पार्टी को उतने ही परसेंट जो सीट है वह दी जाएगी जितने परसेंटेज उसको वोट मिलेंगे। सो अ पार्टी get the same proportion of seat, ठीक है, ये ऑफ लिखा है समझ जाना, ऑफ सीट as a its proportion है ना, as its proportion of votes। तो बच्चों वोट्स के प्रपोर्शन में ये जो पार्टी है इसको जो सीट है वह दी जाएगी। और ये एक सिस्टम क्या है, अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया कि यहां पर हम बात कर रहे थे कि परसेंटेज, अगर हम वोट की बात करें तो वोट तो 48% मिले हैं बट सीट 80% मिल गई। तो ये इसके प्रपोर्शन में तो नहीं है ना, ये इसके अनुपात में नहीं है। तो इंडिया में ये सिस्टम है बच्चों, इजराइल में ऐसा सिस्टम नहीं। इजराइल का सिस्टम कैसा था कि आपको जितने परसेंट वोट मिलेंगे उतने परसेंट के आप सीट के हकदार हैं, और यही प्रपोर्शन है, ठीक है। ये क्या है, ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व है। अब देखो एक बात बताओ कि अगर ये वाला सिस्टम जो है ना वो थोड़ा सा टफ है, लोगों को समझना थोड़ा सा टफ है। और अगर हम लिटरेसी की बात करें कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस वक्त कितने परसेंटेज जो है वह लोग साक्षर थे, और जब उनमें साक्षरता की कमी है, जागरूकता की कमी है, चीजें नहीं समझ पा रहे, अक्षर का ज्ञान तो था नहीं लोगों को, मैक्सिमम लोगों को, तब उनसे कैसे ये
जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि भाई इस कठिन प्रोसीजर को समझें और उसके बाद उस चीज को अप्लाई करें और उसी अकॉर्डिंगली जो इलेक्शन है, जो वोटिंग है, वह काम करे। तो बच्चों हमने इसको नहीं अपनाया, हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व को नहीं अपनाया, ठीक है। लेकिन याद रखना कि फिर भी हमने इस सिस्टम को अपने यहां कुछ कुछ जगह पर अपनाया है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, चलो पहले एक क्वेश्चन बताओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन इजराइल। वंस द वोट आर काउंटेड, ईच पार्टी इज एलोकेट द शेयर ऑफ सीट इन द पार्लियामेंट proportion of its share of vote. In system, in a party get the same proportion of seat and its proportion of vote. ठीक है, इजराइल में एक बार पहले वोटों की गिनती हो गई, फिर उसके बाद पार्टी को वोट के हिस्से के अनुपात में संसद में सीट का एलोकेशन कर दिया और एक पार्टी को उतने ही सीट मिलेगी जितने की वोट मिले हैं। डेफिनेटली क्या पढ़ा था हमने, यही तो पढ़ा ना प्रोपोर्शन में, है ना, यही पढ़ा बच्चों हमने। अब देखो एक और देखते हैं, हम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे जब हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कि हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसे कहां अपनाया है। फर्स्ट कहता है वी हैव अडॉप्ट पीआर का, पीआर है ना, शॉर्ट फॉर्म इसी का लिखा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑन अ लिमिटेड स्केल फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन। आप प्रत्यक्ष चुनाव के लिए सीमित चीजों पर, सीमित जगहों पर हमने इसको अपनाया है। या तो अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि हमने इसे अडॉप्ट ही नहीं किया, हम कहीं पर भी इसका यूज नहीं करते, तो गलत हो जाता। हम इसका यूज करते हैं, लेकिन वो कुछ कुछ बहुत कम जगह पर करते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब अ थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएशन ऑफ अ पीआर सिस्टम, पीआर सिस्टम, पीआर सिस्टम, ठीक है। द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, इलेक्शन टू द राज्यसभा एंड विधान परिषद, ठीक है। क्या हम बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। तो देखो बच्चों, ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही लिखी है कि हमने इस समानुपातिक प्रतिनिधित्व की जो ये व्यवस्था है, हमने केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए और इसे सीमित रूप से बस अपनाया था। सीमित रूप से हमने इसे 4 जगहों पर जो है वह अपनाया। एक तो जहां राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हमने इस व्यवस्था को अपनाया प्रोपोर्शन के, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए और राज्यसभा के सीट एलोकेशन के लिए और विधान परिषद के लिए। अगर यहाँ पर विधानसभा लिखा होता तो विधानसभा के चुनाव कैसे होते हैं, अच्छा ये बताओ। विधानसभा की बात करें और लोकसभा की बात करें तो इसके जो चुनाव है वे कैसे होते हैं, किस प्रणाली के आधार पर होते हैं। हम यहाँ पर एफपीटीपी को अपनाते हैं, ठीक है, कि जो जीता बस उसी को विजेता घोषित कर दिए। जो ज्यादातर जिसके पास वोट है, मेजोरिटी ऑफ वोट है, वही इलेक्टेड घोषित किया जाएगा। ये सिस्टम हमने विधानसभा लोकसभा के लिए अपनाया और इसके जो इलेक्शन है वे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। बट अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, इलेक्शन राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसा होता है कि जो हमारे ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स है, जिसे ऑलरेडी हमने चुना हुआ है, वह चुने हुए मेंबर्स आगे राज्यसभा के मेंबर्स के लिए वोटिंग करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट हो गया और विधान परिषद भी, ठीक है। तो यहां पर इन चारों के लिए हमने पीआर सिस्टम को अपनाया है। सो बोथ 1 और 2 दोनों बातें जो है इसमें वह सही लिखी हुई हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों की आखिर इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। अगर हम एफपीटीपी की बात करेंगे और पीआर की बात करेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये हो गया आपका एफपीटीपी, ठीक है, और ये हो गया आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वह क्या है। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें इसकी, फर्स्ट देखो तो एफपीटीपी क्या है बच्चों, इसके अंतर्गत द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट। तो एफपीटीपी में क्या हो रहा है, शायद आप सभी को इसमें दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं है ना, आपको पीडीएफ मिलेगी। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे पूरा एक जो देश है उसे कई यूनिट में डिवाइड किया जाता है, जैसा कि इंडिया में किया जाता है। तो स्मॉल यूनिट में उसको डिवाइड कर दिया जाता है और वहां से एक जो सीट है, ठीक है, वो निकाल दी जाती है, जिसे कि हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर एक भूभाग में कई निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं, ठीक है, समझ गए। अब दूसरी बात सुनो, सेकंड ये है बच्चों कि जब हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें एक
एक ही पूरा जो क्षेत्र है वह निर्धारित किया जाता है, इसमें इस तरीके से नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसमें पूरा एक ही जो क्षेत्र है उसे निर्धारित किया जाता है, इसी में चुनाव होते हैं। फिर जिसे जिस अनुपात में सीट मिलती है, जिसे जिस अनुपात में वोट मिलते हैं, उस अनुपात में उसको सीट दे दी जाती है। तो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया आर इसमें जो है वह सेट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, और यहाँ पर पूरी हो सकता है समटाइम्स कि पूरी जो कंट्री है, पूरा जो देश है, उसको एक ही भौगोलिक, एक ही निर्वाचन इकाई कहा जाए, ठीक है। तो हमने किस सिस्टम को अपनाया? हमने यहाँ इस सिस्टम को अपनाया है कि हमारे देश में अगर लोकसभा के चुनाव होंगे, हम पूरे देश को 543 इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं, है ना। नेक्स्ट है एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्टेड 1 रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक जो सीट है वह देते हैं, और एक वहां से जो प्रत्याशी है उसे हम इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, अगर पूरी क्षेत्र को हमने एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना है, एक यूनिट माना, तब तो यहां से कई निकलेंगे, ठीक है। तो यहां पर मोर देन 1, ठीक है, मोर देन 1 जो रिप्रेजेंटेटिव्स है यहां से सेलेक्ट किए जाएंगे। तो एक तो यहां पर स्मॉल यूनिट्स है, यहां पर एक यूनिट है, एक यूनिट में से कई रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, और यहां पर एक सीट से एक ही रिप्रेजेंटेटिव हम चुनेंगे, ये एफपीटीपी है, ठीक है। अब देखो बच्चों कि जब आप एफपीटीपी की बात करते हैं तो वोटर वोट फॉर आ कैंडिडेट, है ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अपने एक उम्मीदवार को, अपने जिस उम्मीदवार को हम जानते हैं जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा है, हम उसको वोट देते हैं। लेकिन पीआर में क्या है, पीआर में है कि यहाँ पर वोटर जो है वह पार्टी को वोट दे रहा है, जैसे कि इजराइल में, नीदरलैंड में, है ना। इसका एग्जाम्पल है इजराइल एंड नीदरलैंड, एंड एफपीटीपी का एग्जाम्पल है यूके, इंडिया, ठीक है। साथ ही देखो बच्चों कि आप पार्टी में गेट मोर सीट देन वोट इन लेजिस्लेचर। पार्टी जो है, जैसे कि लोकसभा के जो हमने 1984 का चुनाव का जो पेपर देखा, न्यूज़पेपर, उसमें क्या लिखा हुआ है कि हमने जाना था कि 80% सीट मिली, लेकिन 48% लोगों ने वोट किया। मतलब आपको वोटिंग से ज्यादा सीट मिल गई, है ना। ये बात है एफपीटीपी की, बट पीआर में ऐसा नहीं है। पीआर सिस्टम में हर एक जो पार्टी है उसे अपने वोट प्रपोर्शन में ही सीट एलोकेशन किया जाएगा, ठीक है। तो एफपीटीपी में कौन जीता, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले, है ना। और यहां पर ये बिल्कुल भी डिमांड नहीं की जाती कि आपको 50+1 यानी 51% वोट मिलेंगे तभी आप विजेता होगे, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, इसमें ऐसा जरूर होता है, कैंडिडेट जो जीत रहा है, ठीक है, उसे मेजोरिटी ऑफ द वोट पाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एफपीटीपी और पीआर हमने देख लिया, ठीक है। अब देखो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए हमने इसको अपनाया एफपीटीपी को, पीआर हमने राज्यसभा के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए अपनाया, विधान परिषद के लिए अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ा चुकी हूं वही क्वेश्चन है, आंसर करो। आंसर करो बच्चों। चलो देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, है ना, एंड एफपीटीपी। PR every constituency elect 1 representative, and FPTP more than 1 representative may be elected from 1 constituency. Voter vote for the party. आपको नहीं लगता ये चीजें अपोजिट लिखी है? क्योंकि बच्चों जब हमने PR की बात की थी, है ना, तो PR में क्या था, इसमें हमने एक ही पूरे देश को एक इकाई माना था और एक इकाई में से कई लोगों का चुनाव किया जा सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड बात लिखी हुई है ये एफपीटीपी नहीं बल्कि ये पीआर के लिए है, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए। और यहाँ पर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव, ये बात लिखी है एफपीटीपी के लिए। तो यहाँ पर कौन करेक्ट होगा, नाइदर 1 नॉट 2, कोई भी करेक्ट नहीं होगा। अब चलो आगे चलते हैं कि आखिर इंडिया ने इस सिस्टम को क्यों अपनाया। एक बात आती है बच्चों, एक प्रश्न उठता है हमारे मन में कि हमने एफपीटीपी को क्यों अपनाया, ठीक है। तो देखो इसके कई तरीके थे। सबसे पहला जो तरीका है कि ये सरल तरीका है, ठीक है, बिकॉज इट्स सिंप्लिसिटी, क्योंकि ये जो इसका तरीका है काफी एक सरल तरीका है। और ऐसे लोग, जब ज्यादातर लोग हमारे यहाँ अशिक्षित हैं, असाक्षर है, ठीक है, निरक्षर है, इन्हें अक्षर ज्ञान तक तो है नहीं, ये इस कथित पद्धति को कैसे समझते। और आप देखेंगे कि जो काफी सारी रिपोर्ट्स आती है जो कि लोगों का परसेंटेज बताती है इलेक्शन में, वो ये कहते हैं कि जो ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वह वोटिंग से दूर रहते हैं। उन्हें लगता है कि ठीक है हमारे वोट करने से क्या ही हो जाएगा। तो लेकिन जो एक गरीब है उसे लगता है, वो ज्यादा डिपेंड है कि भाई अगर ये पार्टी ने ये आएगी तो हमारे लिए यहाँ
यहाँ पर पानी की व्यवस्था कर देगी या शिक्षा की व्यवस्था कर देगी, भोजन की व्यवस्था कर देगी। तो यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन आप सक्षम है, आपको मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि इसकी जो मेन पॉपुलरिटी है, ठीक है, वह इसी चीज के लिए कि ये जो है वह सरल है। अब देखो दूसरा तरीका ये है क्योंकि चूंकि हमारे यहाँ के लोगों को स्पेशल नॉलेज नहीं है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं, बहुत सारे ऐसे मतदाता है बच्चों जिसे जानकारी नहीं है, ठीक है, जिसे जानकारी नहीं है सिस्टम के बारे में, इलेक्शन के बारे में, चुनाव के बारे में। तब ऐसे लोगों के लिए क्या होता है, एफपीटीपी को समझना बहुत आसान होता है कि बस जाओ और वहां पर जाके अपना जो अंगूठा है वह लगाओ, वहां जाके अपना जो वोट है वह दे आओ, ठीक है, जो आप कैंडिडेट आप जिसको जान रहे हो उसको दे आओ। अब नेक्स्ट देखो बच्चों कि यहां पर नेक्स्ट जो है कि आपके पास यहाँ पर एक क्लियर चॉइस रहती है ना, आपके पास एक जो पसंद है क्लियर चॉइस रहती है, आप किसको चुने, आपके पास विकल्प होता है और आप गए और आपने सीधा उस विकल्प को सीधा चुन लिया, आपके पास कोई समस्या नहीं है इस चीज को करने में, इसलिए आपने एफपीटीपी को चुना, ठीक। और साथ ही इसमें आप जो कैंडिडेट है आप इसको जान रहे थे, कैंडिडेट को आप इसको जाके वोट कराए, और अगर आपको आगे कोई परेशानी होती है तो ये जो कैंडिडेट है ना, ये आपके क्षेत्र का है, आप इसको फिर बाद में कहेंगे कि भाई ये जो है वह अकाउंटेबल है, ये जवाबदेह है आपके कार्य के लिए, है ना। तो इसके लिए भी हमने एफपीटीपी जो व्यवस्था है उसको अपनाया, क्योंकि हम अपने कैंडिडेट को जानते थे, नो हु देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव या कैंडिडेट, ठीक है। तो हम उसको चूंकि जान रहे थे रिप्रेजेंटेटिव को, सो दैट्स व्हाई हमने इस व्यवस्था को अपनाया, और कठिन थी वो व्यवस्था इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। अब ठीक ऐसे ही अगर हम राज्यसभा के इलेक्शंस की बात करें तो राज्यसभा के जो इलेक्शंस है बच्चों सभी को पता है ये इलेक्शंस किस में होंगे, इनडायरेक्ट फॉर्म में होंगे, या आप सभी गए हैं, कोई गया तो नहीं है राज्यसभा के लिए वोट देने, नहीं गए होंगे, है ना, सुना भी नहीं होगा कि राज्यसभा की सीट के लिए वोट देने जा रहे हैं। तो ये जो है वह इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, क्यों, क्योंकि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमने जिन लोगों को चुना है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है इनके द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, इनके द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे राज्यसभा के मेंबर्स, ठीक है। और हमने इसके लिए किस सिस्टम को अपनाया, पीआर सिस्टम को अपनाया, एफपीटीपी को नहीं अपनाया, पीआर सिस्टम को हमने इसके लिए अपनाया है, ठीक है। साथ ही देखो कि राज्यसभा के लिए हमने जो मेन मेथड है, हु आर द वोट काउंटर, एक मिनट रुक जाइए बच्चों, ठीक है। देखो कि हमारे द मेंबर आर इलेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव, है ना, स्टेट जो लेजिस्लेटिव के लोग हैं, असेंबली के लोग हैं, ये जाके इसके लिए जो चुनाव है वह करते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि किस अनुसूची में, किस भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों के लिए सीटों के आवंटन की व्यवस्था की गई है, कौन सा वह आपका अनुसूची है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, ठीक है। देखो बच्चों आप इसमें क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कुछ अलग कर लिया, येलो वाला पोर्शन यहाँ कर लिया, रेड वाला पोर्शन यहाँ कर लिया, एक तरह से छाट लिया, और आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर इस तरह के लोगों की संख्या ज्यादा है, इस कम्युनिटी की, मान लीजिए ये जो कलर है एक कम्युनिटी की बात करता है, एंड सेकंड वाले निर्वाचन क्षेत्र में, सेकंड वाले क्षेत्र में एक जो, ये क्षेत्र ही होते हैं, बस हमने निर्वाचन क्षेत्र इसलिए कह दिया क्योंकि हमने चुनाव के लिए, चुनाव के उद्देश्य से जब अनेक भागों, है ना, जब एक देश में मान लीजिए कि हम पूरे इंडिया की बात करें, हमने चुनाव के उद्देश्य से बांटा है, ऐसा थोड़ी ना कि हमने एकदम बांट ही दिया है, बस चुनाव के उद्देश्य से हमने कह दिया कि भाई ये एक क्षेत्र होगा, ये एक क्षेत्र होगा, तो यहाँ पर इस तरीके से क्षेत्र बांटा और इसी क्षेत्र को हमने निर्वाचन क्षेत्र कह दिया। अब इसी निर्वाचन क्षेत्र में ये पॉसिबिलिटी है ना कि कहीं पर कोई एक कम्युनिटी ज्यादा हो, कहीं पर कोई दूसरी कम्युनिटी की जो संख्या, जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वह ज्यादा हो, तो बस उसी चीज को हमने कंसीडर किया है इसमें, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट है इसमें कि अगर हम यहां पर बात करते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, इसकी जरूरत क्या पड़ी। इसकी जरूरत बच्चों इसलिए थी क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है ना, इसमें कई लोग ऐसे थे, कई जो ग्रुप है सोसाइटी में कई ग्रुप्स ऐसे थे जिनके पास उतना ज्यादा वेल्थ कंसंट्रेशन नहीं है, उतना उनके पास पावर नहीं है, चाहे वह हम पॉलिटिकल पावर की बात कर ले, लेस पॉलिटिकल पावर है, ठीक है, लेस पॉलिटिकल पावर, उनके पास उतना इकोनॉमिक
अगर हम इकोनॉमी रूप से देखें तो उतना ज्यादा उनके पास इकोनॉमी नहीं है, उतना ज्यादा इनके पास जो है वह एजुकेशन नहीं है। और एक ऐसा वर्ग है, ये तो एक ऐसी सोसाइटी में ये जो कम्युनिटी है वह पावरलेस हो गई एक तरीके से, ठीक है, ये जो है वह पावरलेस हो गई, इसके पास शक्ति नहीं है। और दूसरी जो कम्युनिटी है बड़ी दबंग है, ठीक है, और इसके पास एजुकेशन भी है, इसके पास पैसा भी है, और इसके पास पॉलिटिकल पावर भी है ना, और इसके पास मनी भी है। तो ऐसे में बच्चों आपको क्या लगता है कि इन दोनों के बीच में अगर चुनाव हो और अगर चुनाव प्रचार करना हो या फिर अगर गुंडे पालने हो, उनसे प्रचार प्रसार धमकाने का काम हो, तो तब कौन जीतेगा? तो आपको नहीं लगता कि हमेशा इसी की बात सुनी जाएगी, यही पावर में है ना? तो यहाँ पर ऐसे में क्या होगा बच्चों, आपको लगता है कि डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा वर्ग इस चीज में आता होगा? तो अगर हम भारत की कंडीशन देखें, बहुत सारे लोग, नंबर ऑफ लोग यहाँ पर ज्यादा आएंगे, और अगर हमने केवल इन लोगों की बात सुनी तो ऐसे में एक बहुत बड़ी जो आवाज है लोगों की वो हमसे दूर हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की जो आवाज है हम सुन नहीं पाएंगे कि वो आखिर क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में बच्चों इनके लिए क्या किया, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो प्रावधान है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किया गया था कि ऐसे लोगों की भी जो वॉइस है, ऐसे लोगों की भी जो इंटरेस्ट है, जो कि ये लोग नहीं उठाएंगे, सो दैट्स व्हाई इनके लिए क्या करो, कुछ कुछ जो क्षेत्र है वह रिजर्व कर दो कि यहां से केवल SC ST कम्युनिटी या OBC कम्युनिटी जो है वही चुनाव लड़ सकती है, और जिसकी सीट आई है, जिस कम्युनिटी की सीट आई है उस पर केवल उसी कम्युनिटी का जो व्यक्ति है वह चुनाव लड़ सकता है। हालांकि वोटिंग जो कर रहे हैं वो सभी हो सकते हैं। अब यहाँ पर वोटिंग के लिए नहीं है ऐसा कुछ कि भाई एकदम सेपरेशन कर दिया कि नहीं भाई SC ST है तो बस SC ST भी जाएगा उसमें वोटिंग करने। तो यहाँ पर वोटिंग करने के लिए जो वोटर्स है वह सभी कम्युनिटीज के होंगे, लेकिन वहां से जो पर्टिकुलर सीट आई है वह पर्टिकुलर मान लीजिए OBC के लिए अगर आई है तो कैंडिडेट OBC का ही होगा, तभी वह उस सीट से चुनाव लड़ पाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, ये काम करता कौन है हमारे यहाँ? ये मैं आपको क्वेश्चन से समझाती हूँ, ठीक है। चलो पहले इस क्वेश्चन को देखो जरा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी दिस इज इवन मोर सिग्निफिकेंट इन इंडियन सोसाइटी कॉन्टेक्स्ट। आखिर भारतीय समाज में इसका ज्यादा सिग्निफिकेंस है, रिजर्व कर देना निर्वाचन क्षेत्रों को, रिजर्व निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र होगा, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। We have had a history of caste based discrimination हमारे यहाँ, क्योंकि कि इंडिया की सोसाइटी अगर हम देखें इंडियन सोसाइटी में ये ज्यादा सिग्निफिकेंस इसका क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। In such a social system, FPTP electoral system can mean that the dominant social group caste win everywhere and oppressed social group may continue to remain unrepresented। ठीक है कि हमारा जो FPTP है वह सिस्टम में क्या है कि जिसको ज्यादा वोट मिले वह जीत जाएगा, और ऐसे में ज्यादा संभावना इस बात की है कि जो दबंग दल है ना, जो दबंग ग्रुप है जिसके पास पैसा पावर, वो हमेशा जीतेगा। और यहाँ पर जो अनरिप्रेजेंटेड जो सोशल ग्रुप है, जो कि ऑप्रेस्ड है, जो कि शोषित है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा। ये बात भी सही है, ठीक है, दोनों बातें सही है। तीसरा देखो, टू प्रोवाइड अ वे टू इंश्योर फेयर एंड जस्ट रिप्रेजेंटेशन टू ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप, कि जो बच्चों यहाँ पर जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो पीड़ित सामाजिक समूह हैं, उनके लिए एक फेयर रिप्रेजेंटेशन के लिए इसका प्रोविजन करना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारे देश में निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित करने की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों जरूरत है कि हमें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो प्रोविजन है वह करना पड़ा, क्योंकि इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस की जो बात होती है ना, कि ऐतिहासिक रूप से अन्याय कुछ वर्गों के साथ होता रहा, अब उन्हें जब आप मेन स्ट्रीम में शामिल करोगे उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा संरक्षण देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कौन करेक्ट आएगा, इसमें सारी ही जो बातें हैं वह इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सही लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगली जो बात आती है कि आखिर कौन करेगा ये काम, हु डिक्लेयर, कौन ये बताएगा कि ये निर्वाचन क्षेत्र जो है वह आरक्षित है और नहीं है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डेलिमिटेशन कमीशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर ए और बी बोथ? क्या आंसर होगा? आपने परिसीमन आयोग सुना है? परिसीमन आयोग, देखो जनगणना के बाद जब चुनाव होते हैं तब परिसीमन आयोग, जो कि हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 में, और आर्टिकल 82 के अनुसार जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये इसको एस्टेब्लिश करते हैं, ये इसका गठन करते हैं,
ठीक है। तो और ये परिसीमन आयोग का काम यही रहता है बच्चों कि पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाए। कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना है, ये काम किसका है बच्चों? डेलिमिटेशन कमीशन का है। डेलिमिटेशन कमीशन की जो नियुक्ति है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, इसका जो गठन है, और यहाँ पर इसका ही काम होता है कि ये कुछ कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसे इस तरीके से रिजर्व कर दे। ठीक है, उसे क्या कर दे बच्चों? रिजर्व कर दे, उसे रिजर्व कर दे अगर ऐसा लगता है कि वहां पर पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उसका नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वह ज्यादा है तो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहां पर इसका आंसर क्या है? कौन डिसाइड करेगा? डेलिमिटेशन कमीशन इस बात को डिसाइड करेगा। अगले क्वेश्चन का आंसर और दो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस रिगार्डिंग द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज इनकरेक्ट? ठीक है, इनकरेक्ट आपको बताना है निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट कहता है द साइज एंड शेप ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अच्छा ये बताओ, क्या हमारे, मैंने अभी आपको बताया है ऐसा कुछ कि हमारे संविधान में लिखा है कि इतने इतने जो भाग है उसमें बांटा जाएगा निर्वाचन क्षेत्र को? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने क्या बताया आपको? आर्टिकल 82 ये कहता है कि एक कमीशन होगा जिसका गठन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन संविधान में ये चीज नहीं लिखी है ना। जैसे कि आर्टिकल 112 क्या कहता है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट वहां पे बजट शब्द नहीं लिखा। तो यूपीएससी ने पूछ लिया कि क्या वहां बजट की बात हमारा संविधान करता है? नहीं करता, बजट की बात हमारा संविधान नहीं करता। ठीक है, हाँ, वहां पर 112 आर्टिकल जो है वह ये जरूर कहता है कि एनुअली एक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वह जारी किया जाएगा। आम बोलचाल की भाषा में हमने उसको बजट कह लिया। ठीक वैसे ही अगर हम ये कहें कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या उसको डिफाइन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो गलत होगा। नहीं डिफाइन किया गया है ना, डिफाइन नहीं किया गया। ये जरूर कहा गया है कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को ऐसा कोई भी लॉ होगा, ऐसी कोई भी पॉलिसी होगी जो उसको नेगेटिव रूप से अगर प्रभावित करेगी तो उसको हम शून्य घोषित करेंगे, इनवैलिड घोषित करेंगे, ये बात कही गई। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, क्या क्या उसमें प्रोविजन होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग निर्णयों में बताता रहा, और ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। अब आगे हम चलते हैं। साइज एंड शेप की परिसीमन आयोग या डेलिमिटेशन कमीशन से क्वेश्चन बच्चों आ चुका है। प्लीज इस तरह के कमीशन जो कि ज्यादा चर्चा में नहीं रहते लेकिन यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, आपको प्लीज इस तरह की चीजों को पढ़ना है ना, छोड़ना नहीं है। और पीवाईक्यू का काफी इंपॉर्टेंस है। मैं आपके लिए पीवाईक्यू के लिए मैराथन सेशन लेकर आऊंगी, डोंट वरी। इसमें 4-5 साल के जो पीवाईक्यूज हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 4-5 साल के करेंगे सॉल्व हम। द साइज एंड शेप ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं भैया, संविधान में ये चीज नहीं लिखी है ना, संविधान में नहीं लिखी। संविधान में ये जरूर कहा गया है कि आर्टिकल 82 में डेलिमिटेशन कमीशन होगा, वो इस काम को करेगा, लेकिन ये नहीं लिखा कि इतने इतने भागों में बांटा जाएगा। सेकंड है, लोकसभा चुनाव के लिए 543, कितनी बार मैंने आपको बताया 543 थी का 545 था कि 543 था? 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। 545 कुल सीट जरूर होती थी कि क्योंकि पहले थे 2 और सदस्यों का चुनाव किया जाता था जो कि एंग्लो इंडियन होते थे, आंग्ल भारतीय समुदाय से होते थे, जिनको नॉमिनेटेड राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। पर अकॉर्डिंग 2011 सेंसस 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंगली 250-300 है। और आपको लगता है कि 150 करोड़ जब देशवासी हो, 150 CR हो, और ऐसे में इतने नंबर ऑफ पॉपुलेशन में आप 200 लोगों के लिए 2 सीट दे रहे हैं, तो उसको रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, उसको रिमूव कर दिया गया। कौन सा आपका कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है? कमेंट करके बताओ कि जिसमें कि एंग्लो इंडियन का जो 2 सीट का प्रोविजन है लोकसभा में, है ना, उसको रिमूव किया। Each village, so second भी तो रॉन्ग हो गया। Each village divided into several ward that like constituencies, ये बात बिल्कुल सही है। गांव को वार्ड में बांटा जाता है, एक तरह से निर्वाचन क्षेत्रों के टाइप। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा था? इनकरेक्ट पूछा था। आगे समझ में? चलो अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या है? देखो, एक डेमोक्रेसी में बच्चों, जब अगर हम ये कहें कि एक लोकतंत्र में लोगों का जो कंसेंट है, लोगों की सहमति जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र में इलेक्शन जो है वह आत्मा है इसकी, है ना, क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, लोग जिसको चाह रहे हैं वो शासक नहीं चुना जाएगा, तो फिर ऐसे में लोकतंत्र का क्या मतलब है? क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा ही इस बात पर आधारित है कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो, अगर कभी आंसर लिखो ना, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूं, एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारतीय, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ क्लास 9 में। किसी ने आंसर लिखा हो तो बताइएगा, सेंड कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट में। जब नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊंगी बच्चों आपके लिए, तब मैं आपके आंसर चेक कर दूंगी, ठीक है। और याद रखना कि कोशिश करेंगे कि मैराथन सेशन लेकर, अरे अगर मैराथन भी मैंने सेशन लिया तब पढ़ाऊंगी तो ज्यादा ना। अगर 1.5 घंटे में यहाँ पर मैं एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ, वहां 3 घंटे की क्लास होगी, एक आपकी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे बच्चे जिन्हें ये लग रहा है कि 25 में देना, 26 में देना, तब भी आपके लिए क्लास सेम ही है बच्चों। बस ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ थोड़ा सा मैं और बढ़ा दे रही हूँ ताकि आपका जो सिलेबस है इसको जल्दी से कंप्लीट करते और हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को शुरू कर दे। तो यहाँ पर केवल आवर्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा। डोंट वरी, काफी बच्चों ने किया मैसेज कि नहीं आराम से पढ़ाओ, हमें 25 में देना। अरे भैया 25 में दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। भारत में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करना है। चुनाव सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का विश्लेषण कीजिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर सोल ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। एनालाइज द एफर्ट बीइंग मेड toward electoral reform by mentioning the factor affecting the electoral policy in India, process in India। तो यहाँ पर आपको बताना है कि चुनाव सुधार के लिए क्या क्या जो प्रयास है वह किए जा रहे हैं। इलेक्टोरल प्रोसेस आखिर है ना, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं रिफॉर्म के, ये सारी चीजें लिखने इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए। और क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों कहा जा रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर द सोल ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। अभी जिस मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो ये कह रही है कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं तब तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ही वेस्ट हो गई। तो यहां पर है ना, यही बात आपको जो है वह बतानी है, क्या प्रॉब्लम है क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है आपका, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म में आएगा, चुनाव सुधार में आएगा। तो चुनाव सुधार का हिस्से ही ये जुड़ा मुद्दा है बच्चों कि आपका जो इलेक्शन है वह फ्री एंड फेयर होना चाहिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है द डेमोक्रेटिक इलेक्शन require that all adult citizen of a country must be eligible to vote in the elections. This is known as universal adult franchise। लोकतांत्रिक चुनाव के लिए आवश्यक है कि देश के सभी वयस्क नागरिक चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र हों, और यही जो है आपका क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। सार्वभौमिक, क्या हमारे संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी उसके जो इलेक्शंस हुए थे वह इसी बेस पर हुए थे? कमेंट करके बताओ। चल पढ़ा चुकी हूँ ये मैं पहले, है ना। कई बच्चे सोचते हैं मैम कमेंट करके बताओ, अरे भाई सारी चीजें जुड़ी हुई है, बार बार वो चीज रिपीट तो होंगी ना। और अगर पढ़ा चुकी हूँ तो आपको ये चीजें बीच बीच में याद आते रहना चाहिए, वरना अगर जितनी भी चीजें जुड़ रही है मैं हर एक चीज को बताऊंगी तो क्लास 1.5 से 3 घंटे पहुंचेगी, वो अननेसेसरी होगा। Till 1989, an adult Indian mean an Indian citizen above age of 21 and amendment to the Constitution 1989 reduced the eligibility age to 18। तो बच्चों जब हमारा संविधान लागू हुआ था शुरुआत में, तब ना 21 वर्ष की आयु थी वयस्क होने की, और 21 वर्ष का जो था वह वोट कर सकता था। लेकिन बाद में एक संविधान संशोधन होता है और यहाँ पर जो ये वोट देने की जो एलिजिबिलिटी के लिए जो एज का क्राइटेरिया था उसको 21 से हटाकर 18 कर दिया गया था 1989 में। सो दोनों बातें इसमें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। देखो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो यहाँ पर ये वयस्क शब्द का मतलब ही है कि एक निश्चित आयु अगर आप प्राप्त कर लेते हैं, आप वयस्क की कैटेगरी में आ गए, तब आप वोटिंग कर सकते हैं। यूपीएससी ने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा व्यक्ति, एक व्यक्ति जो कि वोटर है, क्या वह कैंडिडेट हो सकता है? हो सकता है, ये बात सही है, ठीक है। उसके बाद एज क्राइटेरिया आता है, ठीक है, उसके बाद एज क्राइटेरिया आता है। अगर आप ये सोचोगे यूपीएससी ने उस स्टेटमेंट को सही माना था, यूपीएससी ने इस स्टेटमेंट को सही माना था। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी का है, क्लास 9 में आप देखिएगा, आई थिंक चैप्टर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही जो बातें हैं सही लिखी हुई है। क्लियर? चलो अब हम देखते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पहले पढ़ा चुकी हूँ, उसको यहाँ छोड़ देते हैं। आप एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद वोट देने के अधिकारी हो जाते हैं, है ना। और इसके अलावा आपके साथ जो है वह कई बातों के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। डजंट मैटर आप पुअर है, डजंट मैटर आप अमीर है। तो यहाँ पर मेन चीज ये है कि एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने के बाद आप वोट देने के अधिकारी हो गए। 18 ईयर अगर आप हैं, ठीक है, 18 ईयर अगर आप प्लस आप हैं, आपकी आयु है, तो फिर आप जो है वह वोटर आईडी बनवा लीजिए, तो आप वोटिंग जो है वह देने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात है बच्चों कि यहाँ पर सभी जो लोग हैं ना, सभी लोग, ऑल सिटीजन्स जो इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, तो इससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि वह क्या है, पुअर है, रिच है, ठीक है, फीमेल है, मेल है,
उन सभी को रूप रंग एंड बाकी सारी चीजों के आधार पर, या फिर वह शिक्षित हैं अशिक्षित हैं, ठीक है, डजंट मैटर कि वह लिटरेट है या फिर इलिटरेट है, उसको वोट देने का राइट है। और ये दोनों बातें बताती हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को। पहले ये जो आयु है वह 21 ईयर थी, फिर बाद में इसको घटाकर 18 ईयर कर दिया गया। क्योंकि इसको घटाकर 18 ईयर कर दिया गया क्योंकि ये माना कि एक 18 साल का व्यक्ति वोट देने के लिए एलिजिबिलिटी रखता है। वो खुद नहीं आगे आके अपने लिए नीतियां बना सकता, लेकिन इतनी समझ उसमें आ जाती है कि इसको वोट देना है, कौन सही है। और इसलिए युवाओं का जो प्रतिनिधित्व है वह बढ़े, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बच्चों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की जो आयु है वह 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, 18 वर्ष जो है इसको कर दिया गया था। क्लियर है? अब देखो साथ ही देखो इसमें गांधी जी का कोट है जो कि ये कहते हैं गांधी जी कि मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि गरीब है लेकिन ईमानदार है, उसकी भूमिका हमारे देश के जो एक तरह से डिसीजन मेकिंग जो लोग कर रहे हैं उनको चुनने में नहीं है। तो यहाँ पर गांधी जी ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की जो एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने इस चीज को सहमति दी थी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं बच्चों इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। अगर ये प्रश्न आपके सामने आए, व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि भारत का जो इलेक्शन है उसे डेमोक्रेटाइज करती हैं, उसे डेमोक्रेटिक बनाती हैं, तो 3 बातें हैं। सबसे फर्स्ट है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, हमारा स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है जो कि निर्वाचन के लिए सारी जो चीजें हैं उसकी देखरेख करना, डिसीजन लेना, ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा उस चीज को डिफाइन करता है, ये स्वतंत्र है लाइक जुडिशरी। सेकेंड है पॉपुलर या फिर पीपल पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी है ना, पॉपुलर पीपल पार्टिसिपेशन, पीपल लोगों की जो भागीदारी है ये हमें जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस है उसको डेमोक्रेटाइज करेगी। एक्सेप्टेंस ऑफ अ इलेक्शन आउटकम, कि जो परिणाम निकल कर आते हैं ना हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, और इस परिणाम को स्वीकार करना, इसके लिए एक्सेप्टेंस देना, इसका मतलब ही यही है कि हमें इस प्रणाली पर भरोसा था, हमें इस प्रणाली पर भरोसा था। और एक डेमोक्रेटिक में लोगों की जो कंसेंट है, लोगों की जो सहमति है, इस बात को दिखाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जीत हार के जो परसेंटेज है लगभग 60% ऐसी पार्टियां हैं जो कि पहले पावर में थी लेकिन अब पावरलेस है इलेक्शन के बाद। इसका मतलब क्या है कि इनकी नहीं चली, लोगों की चली, और ये चीज हमारे यहाँ इस चीज को डेमोक्रेटाइज करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हम बात करें, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। ठीक है, आपको मैंने काम दिया है कि आपको ये वाली जो वेबसाइट है जाकर आज देखनी है। क्वेश्चन देखो, इन इंडिया इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है इट एंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉय, यह ठीक उसी तरह की जो स्वतंत्रता है इसको प्राप्त है जैसे कि न्यायपालिका को। याद रखना बच्चों ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अधीन नहीं है, स्वतंत्रता के मामले में जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारतीय निर्वाचन आयोग है, वह स्वतंत्र है। ठीक है, उस पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध या कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। तो निर्वाचन को लेकर जो नीतियां बाकी सारी चीजें वह इंडिपेंडेंट नहीं है किसी पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अगर हम कौन है अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आंसरेबल टू द गवर्नमेंट। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वह उत्तरदायी होंगे, वह आंसरेबल, वह जवाबदेह होंगे गवर्नमेंट के लिए। बच्चों ये तो गलत है, अगर जवाबदेह है इसका मतलब क्या है कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। When on election duty, government officer work under the control of EC, not the government. अगर मान लीजिए हम इलेक्शन ड्यूटी की बात करेंगे तो जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं बच्चों, ये गवर्नमेंट के ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में है, ना कि भारत सरकार, ना कि सरकार के। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ध्यान रखना कि जिस वक्त मान लीजिए कोई चुनाव में किसी अधिकारी की, किसी कर्मचारी की ड्यूटी लगी है, उसे इलेक्शन कमीशन ट्रांसफर कर सकता है, उसे सस्पेंड कर सकता है, क्योंकि अभी आप चुनाव ड्यूटी में लोगों को आपने ज्यादा सतर्क देखा होगा। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना था। सेकंड जो है वह करेक्ट नहीं, आंसर इज 1 and 3। क्लियर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप क्लास 9 का चैप्टर देख लेना, मैंने वहां पे आपको विस्तार से समझाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताना है। 2 पॉइंट्स हैं, इलेक्शन कमीशन फॉर सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्टोरल एंड कंडक्ट द इलेक्शन इन इंडिया। ठीक है, मतदाता सूची तैयार करना हो, चुनाव की बात हो। चलो कुछ पॉइंट्स में लिख देती हूँ। ठीक है, इलेक्शन जो इंग्लिश में चीजें लिखी है वही मैं बता देती हूँ। आर्टिकल 324 क्लॉज 1, ठीक है, ये बताता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये कई तरीके के कार्य करता है। फॉर एग्जांपल, चाहे मतदाता सूची तैयार करना हो, वोटर लिस्ट तैयार करना हो,
मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है, चुनाव का संचालन करना, जो चुनाव हो रहे हैं उसका संचालन करना, इसका निर्देशन करना, नियंत्रण करना, डायरेक्शन करना, कंट्रोल करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, ठीक है। और चुनाव से संबंधित जो अंतिम निर्णय है ना, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। अगर वह चाहेगा तो चुनाव को फिर से भी करवा सकता है, उस पर धांधली बताकर, अगर हुई है तो यहाँ पर फर्स्ट बिल्कुल सही है। जस्ट बिफोर 1989 जनरल इलेक्शन, 2 इलेक्शन कमिश्नर वर अपॉइंटेड मेकिंग द बॉडी मल्टी मेंबर। यूपीएससी का ये वाला जो पॉइंट है, ये पूछा गया पॉइंट है बच्चों कि 1989 की अगर हम बात करें, 1989 के पहले तक ये 1 सदस्यीय था, फिर 1989 का जो लोकसभा के चुनाव की जनरल इलेक्शन का जब प्रोसेस शुरू होती है तब इसे एक बहुसदस्यीय कर दिया, बट बाद में हम देखेंगे कि कुछ समय के लिए फिर रोक दिया गया 1990 के बाद, फिर इसे बहुसदस्यीय करार दिया। और मल्टी मेंबर में 1+2 है, ठीक है। एक जो है वह हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, बाकी अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे, और इस तरीके से ये दोनों बातें सही लिखी हुई हैं। क्लियर? अब देखो एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। अच्छा, उसके पहले एक आर्टिकल देखो, आर्टिकल 324(1) को हम पढ़ते हैं। द सुप्रीटेंडेंस, डायरेक्शन and control of the preparation of the electoral roll and conduct of all election to parliament and to the legislature of every state of election to the office of president and vice president held under this constitution shall be vested on a commission. ठीक है, refer to this constitution as the election commission. आप देखो बच्चों, अब मैं यहाँ पर स्टार लगा रही हूँ, है ना, और इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पर यूपीएससी ने क्वेश्चन कैसे पूछा कि अगर हम आर्टिकल 324 की बात करें, आर्टिकल 324 क्लॉज 1 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस के चुनाव कराता है, तो इसमें किस किस का नाम लिखा है? इसमें पार्लियामेंट के चुनाव की बात कही गई है, लिखा तो है ना इसमें। और पार्लियामेंट के अलावा आपको प्रेसिडेंट दिख रहा है, आपको स्टेट लेजिस्लेचर दिख रहा है, बिल्कुल सही। वाइस प्रेसिडेंट दिख रहा है, बिल्कुल सही। अगर यहाँ पर लिखा होता कि राज्यपाल या फिर गवर्नर की बात लिखी होती, या फिर इसके अलावा जुडिशरी के किसी जजेस की बात लिखी होगी तो गलत हो जाता। तो यहाँ पर आर्टिकल 324 काफी इंपॉर्टेंट है। चलो एक क्वेश्चन का आंसर और दो। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और यहाँ पर आपको करेक्ट को चूज करना है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन आइदर बी अ सिंगल मेंबर और अ मल्टी। यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेती है, इस तरह के स्टेटमेंट कि ये एक सदस्यीय भी हो सकती है, बहुसदस्यीय भी हो सकती है। ये लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी आप सोचोगे ये कैसी अजीब सी बात लिखी। अरे भाई सही है ये बात, एक सदस्यीय भी हो सकती है, बहुसदस्यीय भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि केवल एक ही होगा, केवल 2 ही होगा, केवल 3 ही होगा, या फिर समय पड़ने पर या जरूरत पड़ने पर आगे जो है इसके नंबर ऑफ जो इलेक्शन कमिश्नर है उनकी संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। तो यहाँ पर ये सिंगल मेंबर भी हो सकती है, मल्टी मेंबर भी हो सकती है। 1989 वाला याद रखो। और सीईसी इज 2 इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। सीईसी फुल फॉर्म चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर हैव इक्वल पावर। क्या इनको इक्वल पावर है? डेफिनेटली बच्चों इक्वल पावर है, कोई किसी के अधीन नहीं कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बिकॉज ऑफ ये जो है एक कलेक्टिवली बॉडी है। और इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कलेक्टिवली जो डिसीजन है वे लिए और दिए जाते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसको पावर है, बाकी 2 को पावर नहीं, तीनों को समान रूप से इक्वल पावर है, और इसलिए इसको कलेक्टिव बॉडी कहा जाता है। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद अकेले दम पर अपॉइंट नहीं करेगा, है ना। ये यहाँ पर एडवाइस किसकी लेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, मंत्रिपरिषद की। और अगर यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह लिख देते चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या फिर लिखा होता है यहाँ पर कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, है ना, सीजेआई लिखे होते, या फिर प्रेसिडेंट लिखे, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उनके बारे में लिखा होता तो गलत हो जाता। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट जो है वह सीईसी एंड मतलब इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स है और जो चीफ है उनकी नियुक्ति करता है। ये बात बिल्कुल सही है, और इस तरीके से करेक्ट पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर ए पे जाओ, करेक्ट पूछा गया है, तीनों बातें इसमें सही लिखी है, ठीक है। अब देखो एक बात और समझते हैं, स्पेशल मेजोरिटी की बात इसमें की गई है। स्पेशल मेजोरिटी क्या है? मेजोरिटी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि एक तरीका है सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत आपने सुना, और विशेष बहुमत। मुख्य रूप से आप साधारण विशेष बहुमत 2 चीजों को सुनते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों कि जब यहां पर हम विशेष बहुमत की बात करते हैं, विशेष बहुमत यूपीएससी पूछ चुका है, इसका मतलब क्या है? विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी,
स्पेशल मेजोरिटी। इसका मतलब क्या है कि जो 2/3 सदस्य, 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, इसका मतलब है 2/3 मेजोरिटी। लेकिन ये जो 2/3 बहुमत है ये कैसे होगा? क्या केवल जो लोग प्रेजेंट है केवल उनका, जैसे मान लीजिए संसद में संविधान संशोधन अमेंडमेंट का जो मुद्दा है वह आया, और अगर उसका जो रेजोल्यूशन, जो प्रस्ताव है, अगर पारित होना है, स्वीकृत होना है, तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये विशेष बहुमत क्या है? ये विशेष बहुमत क्या है ये जानना हमें जरूरी है बच्चों। विशेष बहुमत का मतलब है कि जो लोग उपस्थित हैं, जो लोग पार्लियामेंट में प्रेजेंट हैं और जो लोग वोटिंग कर रहे हैं, प्रेजेंट है और जो लोग वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका 2/3 मेजोरिटी, उनका 2/3 बहुमत, ठीक है। प्रेजेंट एंड वोटिंग है, केवल प्रेजेंट नहीं, केवल वोटिंग नहीं, ये भी यहाँ पर लिखा हो सकता था 2/3 मेजोरिटी ऑफ दोज प्रेजेंटेड ओनली, केवल जो उपस्थित हो, ऐसा नहीं है जो वोटिंग कर रहे हो केवल उनकी नहीं, तो यहाँ पर जो प्रेजेंटेड भी है और जो वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों का 2/3 मेजोरिटी आएगा। और यहाँ पर अगर हम सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत की बात करें, इसका मतलब है टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, जो मेंबर में, जो आपके पार्लियामेंट में टोटल मेंबर्स है ना, उसका एक सामान्य, एक जो मेजोरिटी है जो बन गई है ना, तो वहां पर वो सिंपल मेजोरिटी होगी। तो विशेष बहुमत की जब हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल बच्चों, कि अगर संविधान में संशोधन होना है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए विशेष बहुमत का मतलब है 2/3, उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों का 2/3 बहुमत, उपस्थित प्लस मतदान, उपस्थित प्लस मतदान करने वालों की 2/3 बहुमत की बात इसमें की जाती है, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि मोर देन बस 50% हो, जो लोग हैं मोर देन, बस यहाँ पर क्या हो, मोर देन 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट, तो इनका 50% से सिंपल मेजोरिटी हो जाता है। क्लियर है? चलो अब हम आगे चलते हैं। चुनाव सुधार की बात लास्ट हम कर चुके हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स होंगे तो मैं आगे आपको बता दूंगी। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। आप सभी जब इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगी, तब मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है। There should be a special provision to ensure that at least 1/3 women are elected to the parliament and assembly. सेकेंड है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की गई है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इसमें सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ है जिसे हम क्वेश्चन के माध्यम से समझ रहे हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि जब हम चुनाव सुधार की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या है, चुनाव सुधार के लिए एटलीस्ट हमारी जो चुनाव व्यवस्था है ना, उसमें कुछ बातें अपेक्षित की गई हैं, जैसे कि यहाँ पर चुनाव संसद और विधानसभा में 1/3 जो सीट है, ठीक है, एटलीस्ट 1/3 जो सीट है ये महिलाओं के लिए आरक्षित हो। याद रखना कि इस तरह के जो प्रोविजन, इस तरह के जो प्रस्ताव है वह लाए गए पर पारित नहीं हुए हैं। पहली बात बिल्कुल सही है। कैंडिडेट विथ एनी क्रिमिनल केस शुड बेयर फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस हो उस पर प्रतिबंध लगाया जाए और यहाँ पर न्यायालय में अपील की जाए। देयर शुड बी अ कंप्लीट बैन ऑफ यूज ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस अपील इन द कैंपेन, कि आप अपना जो चुनावी अभियान है उसमें कास्ट या रिलीजन को लेकर अपील, विशेष अपील की नहीं, भाई मैं आपकी जाति का हूं, मैं आपके समुदाय का हूं, हम आप एक ही धर्म के, इसलिए आप हमें वोट करें। तो आप देखेंगे कि बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह की सफाइयां की जाती, इस तरह के डिसीजन दिए जाते हैं कि चुनाव में इस तरह के जो जैसे हेट स्पीच देना, लोगों को भड़काना, है ना, तो ये सारी चीजें यूज नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें आपके रिफॉर्म में अवेलेबल है, सारी चीजें रिफॉर्म में शामिल है, ठीक है। आओ मेंस के क्वेश्चन देखते हैं कुछ। What is the difference between the system of reservation of constituencies and the system of separate electorate? देखो, जब हम मार्ले मिंटो एंड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे कि पृथक निर्वाचन की बात कहां पर शुरू हुई थी? 1909 में आई थी क्या पृथक निर्वाचन, है उसके पहले भी आ गई? 1909 में आई थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से मुस्लिमों को दिया गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे और भी लोगों को, और भी कम्युनिटीज को दिया गया। उसका मतलब ये था कि मुस्लिमों के, मान लीजिए अगर कोई चुनाव होता है तो उनका जो मतदाता है वह केवल मुस्लिम वर्ग होगा, तो ये एकदम एक तरह से पृथक वाला हो गया, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट इसको कहा जाता है। लेकिन अगर हम रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने एक क्षेत्र को चुन लिया और उस क्षेत्र में अगर SC ST OBC या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो परसेंटेज है, उसका जो अनुपात है वह ज्यादा है, तब वहां से आपने वो सीट निकाली कि इस ये जो कैंडिडेट है इस कम्युनिटी का होगा। लेकिन उस
सीट के लिए जो वोटर होंगे वह सभी कम्युनिटीज के होंगे, जबकि सेपरेट में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम एम टू इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशली डिसएडवांटेज सेक्शंस। ठीक है, कि हमारा जो सिस्टम है इसका उद्देश्य क्या है कि जो सामाजिक रूप से जो वंचित जो समुदाय हैं उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वी हैव ओनली 12% वुमेन मेंबर इन आवर लेजिस्लेचर। विधायिका में अगर केवल 12% वुमेन्स है। व्हाट मेजर वुड यू सजेस्ट टू इंप्रूव द सिचुएशंस? यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ चुकी है इसको लेकर कि हम युवाओं की भूमिका कैसे बढ़ाए संसद में, हम कैसे जो हमारी पार्लियामेंट उसको और ज्यादा फ्री एंड फेयर टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है वह कर सके। वुमेन्स को लेकर क्या प्रोविजन किए जा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी कमिटीज बनी है, कौन कौन सा। अब देखो इसमें आपको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट जो लोकसभा हुए उसमें कितने % ऑफ वुमेन है या उसके पहले कितनी थी, है ना। तो ये सारे कुछ डेटा आपके पास होने हैं, फिर आपको ये प्रॉब्लम्स और सारी चीजें लिखनी है। लास्ट क्वेश्चन है इंडियन डेमोक्रेसी इज नाउ रेडी टू शिफ्ट फ्रॉम FPTP टू अ सिस्टम ऑफ PR। ठीक है, अगर हम ये कहें कि जो क्या भारतीय लोकतंत्र जो है वह FPTP से अब शिफ्ट हो सकता है, क्या आप ये तैयार है कि ये प्रोपोर्शन पे समानुपातिक पे शिफ्ट हो जाए? डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? गिव योर रीजन, है ना, गिव योर रीजन और अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट आपको बताना है कि ऐसा क्यों आपको लगता है। एक लास्ट पॉइंट इसमें नेशनल वोटर डे को लेकर एक जो प्रतिज्ञा है, ठीक है, उसके लिए एक शॉर्ट स्क्रीन जो है बच्चों सबसे लास्ट में आप देखेंगे कि ये लगा हुआ है इसमें, है ना, आपके बुक में चैप्टर के लास्ट में। और इसमें ये कहा गया है कि जो मतदाता है वह किस तरीके से अपना योगदान जो है वह भारतीय लोकतंत्र के लिए लेगा, उसके लिए क्या उसकी आस्था है, ठीक है, किस तरह से वह मर्यादा बनाए रखेगा, स्वतंत्र निष्पक्ष शांतिपूर्ण निर्वाचन की जो गरिमा है उसको अक्षुण्ण रखेगा टाइप से। तो यहाँ नेशनल वोटर डे, तो नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है आपको याद रखना है। ठीक है, 12th नेशनल वोटर डे जो है वह 2022 को अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया। और बेसिकली ये जो हमारे मतदाता है उनको अवेयर करने के लिए, उनका जो वोट का वैल्यू है वो डेमोक्रेसी में कितना इंपॉर्टेंट है उस चीज को बताने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर अच्छा ये बताओ कि जब हम राइट टू वोट की बात करेंगे, राइट टू वोट ये आपका कौन सा राइट है? कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, फंडामेंटल राइट। कमेंट करके बताना है कि राइट टू वोट आपका कौन सा राइट है। एक स्टार भी इसके लिए जरूरी है, यूपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, कौन सा राइट, और सारे इंपॉर्टेंट राइट तो इवन याद ही रखो बच्चों। चलिए, तो आज की क्लास में हमने काफी कुछ पढ़ा, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने बात की इलेक्शन की एंड रिप्रेजेंटेशन की बच्चों। तो जब आपका नेक्स्ट क्लास होगा तब मैं चेक कर दूंगी आपके राइट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं एंड इसमें जो आपने आंसर्स लिखोगे कमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने काफी कुछ पढ़ा। चुनाव और लोकतंत्र क्या है, भारत में चुनाव की व्यवस्था कैसी है, FPTP क्या है, ये समझ में आ गया। FPTP क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक बार फिर से इसको जरूर देखना। देखो कभी कभी ना किसी क्लास में क्या होता है कि मान लो इसमें ये चीज आपने नहीं पढ़ी, ये चीज आपने अभी तक नहीं पढ़ी है और ये चीज इसमें जो है ये न्यू है बच्चों, ये आपको जरूर पढ़नी है। थोड़ा सा सर्च भी करो और भी इसके बारे में पढ़ो। ठीक है, आप सोशल मीडिया और अब हम देखेंगे यूट्यूब पर भी इतने वीडियोस आपको मिल जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ो इसके बारे में और जानो कि ये जो सिस्टम है वह हम क्यों अपना रहे हैं, कहाँ अपनाते नहीं अपना, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको आएगा। और सबसे अच्छी बात है कि जब आप इस मैटर पर थोड़ा सा सीरियस होकर सोचेंगे ना तो वो चीज आपको लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, और ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, तो इसलिए मैंने इसकी चर्चा कम की। ठीक है, हमें FPTP सिस्टम को क्यों अपनाया, क्योंकि सरल है। निर्वाचन आयोग और चुनाव सुधार की हमने बात की। चुनाव सुधार है ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इलेक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है, हमारा सिस्टम क्या है। इसके अलावा हमने FPTP की बात की, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की हमने बात की, इसके बारे में क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन हमने काफी देखे आज की क्लास में, है ना। अच्छी तैयारी हो जाएगी आप सभी की। सीरियस होके पढ़ो बच्चों, नोट्स अपने बनाते रहो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर आपको 200 वर्ड्स लिखना है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर आपको 200 वर्ड्स लिखना है। ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है और कौन कौन सी कमेटी बनी है, क्या प्रॉब्लम्स इसको लेकर। निर्वाचन आयोग के लिए बेसिक डेटा, कब ये तैयार हुआ था, कब इसकी स्थापना हुई थी, क्या इसके काम है, वर्तमान में हमारे चीफ एंड बाकी जो अदर कमिश्नर है वह कौन है। ठीक है,
ऐसा क्या है जो इलेक्शन को डेमोक्रेटाइज करता है। 324 को एक बार आप फिर से पढ़ेंगे, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपको 324 को फिर से पढ़ना है। निर्वाचन आयोग को लेकर जितने भी आपके अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं उन सबको तैयार करना है। स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, इसकी हमने बात कर ली। चुनाव सुधार के क्वेश्चंस हमने देखे। चलो तो बच्चों, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी, और अगर आपके कोई सुधार के कुछ पॉइंट्स हैं कि नहीं मैम इस तरीके का जो सुधार है क्लास में होना चाहिए, देन मोस्ट वेलकम, आप कमेंट कीजिए। आप सभी के कमेंट्स मैं देखती हूँ। क्लास शुरू होने के पहले भी हमने कुछ बच्चों के जो क्वेश्चंस आंसर हैं वह भी चेक किए हैं ना कमेंट्स के जरिए। और आपके जो कमेंट्स हैं कि 2025 में देना है, 26 में देना है, तो हमारा बेसिक हम बहुत विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो विस्तार से ही पढ़ाया जा रहा है जितनी ज़रूरत है। आपको थोड़ी सी आपको भी कोशिश करनी है कि रिवीजन करते रहो। जो बुक आपके पास है हार्ड कॉपी ले लो, है ना, केवल पीडीएफ से मत पढ़ा करो, हार्ड कॉपी ले लो बच्चों, वहाँ से आप कोशिश करें। और साथ ही साथ जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ उस चीज़ को आप ज़रूर कवर करने की कोशिश करें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बाकी और बच्चों के साथ। थैंक यू सो मच।